गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी लोग फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन यानी कि जीन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जीन, और इसको पढ़ने के लिए आपको पहले न्यूक्लियस के बारे में जानना होगा, फिर उसके अंदर प्रेजेंट क्रोमेटिन के बारे में जानना होगा, फिर डीएनए के बारे में जानना होगा, फिर क्रोमोसोम के बारे में जानना होगा। जब इतनी चीज़ों की आप स्टडी कर लेते हैं तब बात आती है जीन की। ठीक है, जीन क्या है? इसको सबसे पहले जो मेंडल सर थे उन्होंने इसे फैक्टर कहा था जीन को। तो जीन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट वो स्मॉलेस्ट क्या बोलते हैं पोर्शंस होते हैं जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को कैरी करते हैं, या कह सकते हैं कि जीन डीएनए पे प्रेजेंट वो पोर्शंस होते हैं जिनके पास वो किसी न किसी कैरेक्टर को कोड करते हैं। ठीक है, तो जीन क्या है? जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के प्रेजेंट जो फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है, ठीक, जो फंक्शनल यूनिट होती है उसी को जीन है। ठीक, जो वो जीन वो फंक्शनल यूनिट आरएनए भी बना सकती है, एमआरएनए भी बना सकती है, प्रोटीन भी बना सकती है। ठीक है, तो जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए या क्रोमोसोम पे प्रेजेंट वह पोर्शन जो फंक्शनल होता है, किसी न किसी चीज की फॉर्मेशन करता है, जैसे कोई एमआरएनए बना सकता है, टीआरएनए बना सकता है, या कह सकते हो कोई भी प्रोटीन बना सकता है, उस पोर्शन को हम लोग जीन कहते हैं। और आगे हम इसको देखते हैं। जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जीन को आप ये कह सकते हैं कि वो सीक्वेंसिंग होता है, सीक्वेंस होता है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक, क्योंकि आप डीएनए का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो डीएनए की जो बेसिक यूनिट थी वो क्या था? न्यूक्लियोटाइड से। तो डीएनए किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड से बनके बना है। तो क्या है ये? जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कुछ देखिए जो जीन होते हैं, जो आपके डीएनए होते हैं, डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड्स की पूरी क्या होती है? सीक्वेंसिंग होती है। लेकिन सभी के सभी डीएनए के सारे पूरे डीएनए पे हम ये नहीं कह सकते कि जीन ही प्रेजेंट है। कुछ जो होते हैं क्या बोलते हैं फंक्शनल होते हैं, कुछ नॉन फंक्शनल होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं न्यूक्लियोटाइड से कि जो क्या कहते हैं फंक्शनल होते हैं, वो क्या कहते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हीं को जीन कहते हैं। इट मीन्स कि डीएनए पे प्रेजेंट जितने भी हैं न्यूक्लियोटाइड उनको हम लोग जीन नहीं कह सकते, केवल उन्हीं को जीन कहते हैं जिनके पास कोई जो फंक्शनल होते हैं, जिन्हें प्रोटीन या आरएनए या एमआरएनए बनाने की कैपेसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसक्रिप्टेड टू प्रोड्यूस अ फाइन फंक्शनल आरएनए और प्रोटीन। या तो वो आरएनए बना देंगे या तो प्रोटीन बना देंगे। कौन? डीएनए पे प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस। ठीक है, यानी कि डीएनए पे जितने प्रेजेंट हैं आपके क्या न्यूक्लियोटाइड, उसके कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं। ये हम आपको बताएंगे जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाएंगे वहां पर कि कैसे सीक्वेंस होते हैं, क्या होते हैं, वहां पे थोड़ा और इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कि न्यूक्लियोटाइड के कुछ सीक्वेंस होते हैं जो क्या कहते हैं प्रोटीन को प्रोटीन या एमआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हीं को हम लोग जीन। आगे चलिए, जीन आर मेड अप ऑफ डीएनए, सम जीन एक्ट एज अ इंस्ट्रक्शन टू मेक अ मॉलिक्यूलर कार्बन प्रोटीन। वही बात हो गई कि वो सीक्वेंस होते हैं जो कि प्रोटीन या आरएनए बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? आपको हम लोग जीन। ठीक है, जीन्स में भी टू टाइप। देखिए, जीन्स जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के केस में देखा जाए तो जीन टू टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्प्लिटिंग जीन, एक होता है स्प्लिटिंग जीन और दूसरा होता है नॉन स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग जीन किसको कहते हैं? ठीक है, ये जो होता है यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। स्प्लिटिंग जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। और नॉन स्प्लिटिंग जीन जो होता है वो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, जैसे कि आप पढ़े होंगे क्या कि
न्यूक्लियस में रिप्लिकेशन होता है, रिप्लिकेशन से ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें mRNA का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में जो mRNA बनता है या कह सकते हैं कि जो प्रोटीन बनती है, ठीक है, ये वो जो होती है दो टाइप की। उसके बाद फंक्शनल पार्ट भी होते हैं, नॉन फंक्शनल पार्ट भी होते हैं, ठीक है, नॉन फंक्शनल और फंक्शनल, ठीक है। जो फंक्शनल पार्ट होते हैं उसको एक्सॉन कहते हैं, जो नॉन फंक्शनल पार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंट्रॉन बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ कर दिया कि फंक्शनल पार्ट में क्या था, एक्सॉन कहा, नॉन फंक्शनल पार्ट को इंट्रॉन, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है, इसमें स्प्लिटिंग जीन नहीं होती है, ठीक है। इसमें केवल आपका एक्सॉन पार्ट ही होता है, यानी कि केवल फंक्शनल पार्ट ही होता है, ठीक है। और इसमें यहाँ लिखा है कि ओनली एक्सॉन प्रेजेंट, एंट्रॉन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक के केस में एब्सेंट है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि कुछ यूकैरियोटिक जीन्स भी जो होती हैं वो नॉन स्प्लिटिंग जीन होती है, जैसे आपका हिस्टोन प्रोटीन और इंटरफेरॉन, ये दोनों के दोनों स्प्लिटिंग जीन होते हैं। मतलब इसके अंदर जितने भी फ्रैगमेंट्स होते हैं वो सभी फंक्शनल होते हैं, कोई भी नॉन फंक्शनल पार्ट जो होते हैं नॉन स्प्लिटिंग जीन में नहीं होता है। जैसे कि आपने यूकैरियोट में देखा कि फंक्शनल पार्ट भी है, नॉन फंक्शनल पार्ट है। जैसे कि हम आपको एक स्ट्रक्चर से बता दें, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बना के रखा स्ट्रक्चर ऑफ जीन में, इसको डिटेल से भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक। नोट, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन कॉल्ड स्प्लाइसिंग। जब हम जो नॉन स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग जीन है उस स्प्लिटिंग जीन से जब इसके नॉन फंक्शनल पार्ट, इसको ये नॉन फंक्शनल पार्ट को रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं वहां से, उस प्रोसेस को कहा जाता है स्प्लाइसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, स्प्लाइसिंग कहते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए जीन आर प्रेजेंट इन द पेयर जस्ट लाइक अ क्रोमोसोम। जो जीन होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं पोर्शन है, इसको समझ लीजिए। देखिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक। आप जानते हैं कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक पेरेंट्स होता है, एक मैटरनल होता है, मतलब एक फादर से आया हुआ होता है, एक मदर से आया होता है। तभी हम लोग कहते हैं कि हमारे अंदर कितने पेयर जीन्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, लेकिन नंबर कहा जाए तो 46 पेयर होते हैं, ठीक। अब जो ये पेयर है, जो एक ये क्या है, पैरेंटल है, एक मैटरनल है, ठीक। अब इन पेयर ये जो क्रोमोसोम होते हैं आप देखेंगे लेट प्रोफेज में, सेल डिवीजन के लेट प्रोफेज में ये आपस में आ जाते हैं, ठीक है। जब ये आपस में आ जाते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं होमोलॉगस। क्या कहते हैं, होमोलॉगस। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं उनके जो यहाँ पे जहाँ जीन प्रेजेंट है, एक और वह पोर्शन क्रोमोसोम का वह पोर्शन जहाँ पे जीन प्रेजेंट होता है उस प्लेस को क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं, ठीक है, लोकेशन ऑफ जीन। वह पोर्शन या वह प्लेस क्रोमोसोम के ऊपर, वह प्लेस जहाँ पे जीन प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए कि ये कोई क्रोमोसोम है, मान लीजिए यहाँ पे क्रोमोसोम 1 है, ठीक है, और ये पैटर्नल भी है मैटरनल भी, दोनों का क्रोमोसोम नंबर 1 आपस आके पेयरिंग कर लिया, इसको होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब देखिए इस पे यहाँ पे ये लोकस है, लोकस मतलब प्लेस या ऑफ जीन, जीन जहाँ पे प्रेजेंट होता है उस पोर्शन को लोकस कहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि प्रेजेंट है हमारा कौन सा, यहाँ पे जो है वो है हमारा कैरेक्टर, आइज कैरेक्टर, हेयर कैरेक्टर, सब हेयर की बात लो कि हेयर के कैरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल जो है जीन यहाँ पे, यानी कि हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो आपके इस लोकस पे प्रेजेंट, ठीक। तो मदर वाला जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा उसका दूसरा, उसका भी उस लोकस पे क्या प्रेजेंट होगा, हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन प्रेजेंट होगा, ठीक। लेकिन इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, एलील, ठीक। कैरेक्टर तो एक ही है, क्या, कलर ऑफ हेयर, ठीक है, हेयर का कलर ही एक कैरेक्टर है, लेकिन उस पर ट्रेड दूसरे अलग है। जैसे ये वाला जो है ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये वाला जो
कैरेक्टर एक है, दिमाग रखिएगा कैरेक्टर और ट्रेड में। कैरेक्टर एक है, क्या है कि कलर ऑफ हेयर, हेयर का कलर क्या है, ठीक। लेकिन वो कलर, बात तो हेयर की ही हो रही है, लेकिन हो सकता है ये ब्राउन हो सकता है ब्लैक हो, ऐसे को हम लोग एलील कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है इस कैरेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील, ठीक है। ये पूरा एक कैरेक्टर है, पूरा एक कैरेक्टर है, लेकिन ये बीच में क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अरे हम लोग कहते हैं, जैसे आप लोग कहते हो ना कि जैसे मान लीजिए हम लोग क्या, सभी लोग मनुष्य हैं, ठीक, हम भी हैं मनुष्य, आप भी हैं मनुष्य, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, मनुष्य में भी हम लोग क्या है, हम लोग मेल एंड फीमेल है, ठीक है। उसी तरीके से कैरेक्टर तो बात हो रही है आपके बाल के हेयर के कलर की बात हो रही है, लेकिन इसमें भी किसी का देखोगे ब्राउन होता है, किसी का देखोगे ब्लैक, तो ये क्या है, एलील्स, ठीक है। अब कौन एक्सप्रेस होगा, ये जेनेटिक का पोर्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं एलील कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे जीन प्रेजेंट होता है, आप समझ में आएगा कि क्रोमोसोम में जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोकस पे, ठीक, ये एक अलग। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इस कैरेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। जैसे जीन हेयर ऑफ कलर, यहाँ पे हेयर ऑफ कलर के लिए जीन है, लेकिन एलील क्या है, ब्लैक एंड ब्राउन। ब्लैक और ब्राउन कलर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एलील होते हैं, जो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होते हैं, जीन। तो सिर्फ लिखा कि जीन क्या है, वो किसी एक कैरेक्टर के इंफॉर्मेशन को कोड करता है, क्लियर। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ जीन, ठीक है, हम स्ट्रक्चर ऑफ जीन की बात करेंगे, ठीक। जैसे कि अभी हमने ये बताया क्योंकि नॉन स्प्लिटिंग जीन है प्रोकैरियोट में, तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो जहां रहेगा। इसीलिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट में साथ साथ होती है, पर यूकैरियोट में ऐसा नहीं है। यूकैरियोट में जो जीन्स होते हैं, ठीक है, मैंने अभी बताया कि डीएनए पे प्रेजेंट सारे सीक्वेंस को हम लोग जीन नहीं कह सकते, ठीक। जीन के लिए कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि ये इंट्रॉन है और ये एक्सॉन, ठीक है। और देखिए इस जहाँ पे ये रहते हैं, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन। उन्हीं पोर्शन को कहा जाता है, आप ध्यान में रखिएगा कि डीएनए पे प्रेजेंट वह पोर्शन जिसको जीन कहते हैं, उसके कुछ सीक्वेंसिंग होती है, क्या उसके कुछ लक्षण होते हैं, तो उनके पहले एक प्रमोटर होना चाहिए, प्रमोटर सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। प्रमोटर क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से, ठीक है। ये हमें प्रमोटर का एक सीक्वेंस होता है, प्रमोटर होना चाहिए और उसके लास्ट में एक टर्मिनल होना चाहिए। इसके बीच के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उनको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, ठीक। इसी में जो होता है इंट्रॉन होता है और इसी में जो होता है एक्सॉन होता है, ठीक। और इस एक्सॉन, अभी हम एक्सॉन और इंट्रॉन के रिमूवल वाले प्रोसेस भी आपको बताएंगे, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रॉन, इसको एक्सॉन। इंट्रॉन जो होती है नॉन फंक्शनल पार्ट है और एक्सॉन जो होती है ये फंक्शनल पार्ट है, यानी कि डीएनए पे प्रेजेंट पूरे पोर्शंस को हम लोग जीन नहीं कहते हैं, कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस होते हैं, ठीक है। उन पोर्शंस को जिनके पास क्या ट्रांसक्रिप्शन करने की कैपेबिलिटी होती है, जो ट्रांसक्रिप्ट होकर के करके ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं या आरएनए बना लेते हैं, जिसकी जरूरत होती है एंजाइम बनाते हैं, उनको हम लोग जीन कहते हैं, ठीक है। तो जीन के लिए क्या है, पहले तो क्योंकि प्रमोटर रहेगा तभी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका जीन का स्ट्रक्चर। अभी हम पढ़ेंगे फंक्शन। अब जैसे कि हम जीन अब आगे जो है प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब प्रोसेसिंग, जैसे मैंने बताया कि जो जीन होते हैं, क्या कह सकते हो कि जीन जो हमारा बनता है, एमआरएनए का जो फॉर्मेशन होता है या डीएनए पे प्रेजेंट जो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है इंट्रॉन, उसको रिमूव करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है उसके पहले दो प्रोसेसिंग और होती हैं, ठीक है।
जिनको हम लोग कहते हैं कैपिंग और पॉली एडेनाइलेशन। ठीक है, तो ये सारे मतलब स्प्लाइसिंग को के फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग कंप्लीट इन फॉलोइंग स्टेप। जो प्रोसेसिंग होता है वो फॉलोइंग स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला कैपिंग, दूसरा पॉली एडेनाइलेशन और तीसरा स्प्लाइसिंग। ये मैंने भी उसके पहले नोट में लिखवाया था कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम द डीएनए इज नोन एज स्प्लाइसिंग। ठीक है, लेकिन स्प्लाइसिंग डायरेक्टली नहीं हो जाता है, इसके पहले दो स्टेप और होते हैं, तो उसको हम लोग कैपिंग और पॉली एडेनाइलेशन कहते हैं। कैपिंग में क्या होता है? इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ 5 एंड। जैसे कि आप जानते हैं कि जीन में क्या होता है, एक डीएनए में एक 5' एंड होता है, एक 5' एंड होता है, एक 3' एंड होता है, क्योंकि डीएनए पर ही हम जीन पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज डीएनए कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, ऑल थिंग्स इज सेम, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है इसमें। ठीक, तो जो डीएनए हमारा जो डीएनए से फॉर्मेशन होता है, आगे एमआरएनए की कह सकते हो, क्योंकि एमआरएनए बनेगा तो भी प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो जब यूकैरियोटिक के केस में मैंने बताया था कि यूकैरियोट पे क्या पता है स्प्लिटिंग चीज होती है और उनके बीच में नॉन फंक्शनल पार्ट होता है जिसको इंट्रॉन कहते हैं। तो उस नॉन फंक्शनल पार्ट को रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप उसको रिमूव नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉपर ढंग से उस जीन का आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले प्रोसेसिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें कैपिंग और पॉली एडेनाइलेशन और स्प्लाइसिंग 3 स्टेप में ये कंप्लीट होती है। कैपिंग में क्या होता है कि जो 5' एंड होता है, ये देखिए, ये डीएनए का या कह सकते हैं कि जो एचएनआरएनए जो हमारा बना है, ठीक है, उस एचएन देखिए क्या होता है इसका नाम है एचएनआरएनए। ठीक है, एचएनआरएनए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट कहता है जो जीन होते हैं। ठीक, तो हम ये भी कहते हैं कि डीएनए का वो पोर्शन जो एक एमआरएनए फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी रखता है या आरएनए फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी, उसको भी जीन कहते हैं। जीन की बहुत तरीके की डेफिनेशन है। ठीक है, बस लेकिन है कहने घुमा फिरा के कहना एक ही चीज है। हाँ, कुछ लोग कहते थे कि डीएनए का वह पोर्शन, ठीक है, हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म अ आरएनए इज नोन एज जीन। ठीक है, कि डीएनए का वो पोर्शन जो आरएनए की बनाने की कैपेबिलिटी रखता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो सपोज करिए कि वो पोर्शन है जीन का जो एमआरएनए बना रहा है। तो एमआरएनए बनाने से पहले क्या हम बनाते हैं, सबसे पहले एमआरएनए डायरेक्ट नहीं बनता है, उसको एचएनआरएनए कहते हैं। ठीक है, ठीक है, हेटेरोजीनस इसको क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है हेटेरोजीनस आरएनए, हेटेरोजीनस आरएनए। ठीक है, तो हेटेरोजीनस आरएनए बनाने से हमको जब एमआरएनए कंप्लीट बनाने में कि हमको प्रोटीन बनाना है, क्योंकि हमको पता है, हमने बताया ही आपको कि आरएनए के डीएनए का वो पोर्शन जो प्रोटीन बनाता हो या फंक्शनल पार्ट हो या आरएनए बनाता हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आरएनए बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कैपिंग होता है, कैपिंग में 5 एंड पे उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है 5 एंड पे, और जब 5 एंड पे मॉडिफिकेशन हो रहा है तो यहाँ देखिए 5 एंड पे हमने क्या किया, ऐड किया 7 मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पे किया है, यहाँ पे देखिए 7 यानी कि 7 मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कॉम्प्लेक्स को ला करके कहाँ पे ऐड कर देते हैं, 5' एंड पर मॉडिफिकेशन कर देते हैं। और यहाँ पे 2 एंजाइम का यूज होता है। देखिए यहाँ पे 2 एंजाइम का यूज होता है, एक होता है मेथिल, लिख लीजिएगा मेथिल ट्रांसफेरेज, एक होता है मेथिल ट्रांसफेरेज और दूसरा होता है आपका, और एक होता है फॉस्फेट ट्रांसफेरेज। क्या होता है, फॉस्फेट ट्रांसफेरेज होता है, उसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे एंजाइम का मेथिल ट्रांसफरेज और आपका था गुआनोसिन ट्रांस, इसको एक उसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको कहीं और यहाँ लिख दूँगी। गुआनोसिन ट्रांसफरेज, ठीक, यानी कि सी 5 प्राइम पोर्शन पे मॉडिफिकेशन होने के लिए वहाँ पर दो एंजाइम मेथिल ट्रांसफरेज और गुआनोसिन ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में वहाँ पे 7 मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ला करके यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। ठीक, तो इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल। ठीक है, मतलब उसकी हेड की तरफ कैप का सोच लीजिए, कैप आकर के जुड़ जाती है। ठीक, अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो आपका न्यू mRNA बन रहा है उसको क्या करता है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, तो उस mRNA को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कौन, कैपिंग, और कैपिंग में क्या, 7 मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, अब आ जाते हैं पॉली एडेनाइलेशन। पॉली का मतलब ही है बहुत सारे, एडेनाइलेशन मतलब एडिनोसिन। ठीक है, तो बहुत सारे अप्रॉक्सीमेटली 200 से लेके 300 यूनिट, 200 से लेके 300 यूनिट जो होते हैं आपके किसके, एडिनोसिन मॉलिक्यूल के, वो क्या हो जाते हैं 3' एंड पर जाकर के अटैच हो जाते हैं। ठीक, यानी कि इसमें जो होता है आपका 3' एंड पर आपका मॉडिफिकेशन होता है, और यहाँ पे 200 से लेके 300 एडेनोसिन मॉलिक्यूल, एडेनोसिन आपको पता है न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, एडेनोसिन मॉलिक्यूल 3' एंड पर जाकर के एक एंजाइम होता है पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में जाकर के 3' एंड पर आपका अटैच हो जाता है। उसके साथ में आप देख रहे होंगे कि इसकी जो mRNA देखिए, इसमें एंट्रॉन पोर्शन की, एक्सॉन पोर्शन की, अभी स्प्लाइसिंग नहीं हुई है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप जो होता है वो स्प्लाइसिंग का होता है, और स्प्लाइसिंग में भी मैंने लिखा हुआ है कि रिमूवल ऑफ एंट्रॉन। क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ एंट्रॉन। इस प्रोसेस में एंट्रॉन का रिमूवल कर दिया जाता है। ठीक है, साथ में इसमें एक एटीपी की भी जरूरत पड़ती है, किसकी, एटीपी, इसका एटीपी का यूज होता है। ठीक है, एक एटीपी का यूज होता है, और जो एंट्रॉन होता है इसको देखिए रिमूव कर दिया जाता है, और एक स्ट्रक्चर इस टाइप का हो जाता है। ठीक, और जब अगर सपोज करिए कि यहाँ से ये एंट्रॉन अगर हटा तो क्या होगा, इनके बीच में गैपिंग हो जाएगी, यहाँ से हटा इनके बीच में गैपिंग हो जाएगी, गैपिंग। तो उस गैपिंग को जोड़ने के लिए जो डीएनए के फ्रैगमेंट से, डीएनए से जब एंट्रॉन हट जाता है तो वो पोर्शन खाली हो जाता है, तो फ्रैगमेंट देखिए, एक छोटा सा फ्रैगमेंट यहाँ मिला, एक छोटा सा फ्रैगमेंट यहाँ मिला, यहाँ से रिमूव किया तो एक छोटा सा फ्रैगमेंट ये मिला। ठीक है, एंट्रॉन हमारा रिमूव हो गया। ठीक, एंट्रॉन रिमूव हमारा क्या केवल एक्सॉन मिला। तो इस एक्सॉन को जोड़ने के लिए एक एंजाइम का यूज किया जाता है जिसको हेलिकेज एंजाइम कहा। हेलिकेज एंजाइम से का जो एचआरएनए होता है, ठीक है, या कंप्लीट जो एमआरएनए नहीं बना होता है, वहां से उस एंट्रॉन के पोर्शन के हटने के बाद जो फ्रैगमेंट बनते हैं एचआरएनए के, वो आकर के आपस में जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। किस एंजाइम के प्रेजेंस में, हेलिकेज एंजाइम के प्रेजेंस से, और हमको कंप्लीट एमआरएनए मिल जाता है। और यही यहाँ पे देखिए टेलिंग, मैं बता ही नहीं थी कि टेलिंग का क्या मतलब, टेलिंग की वजह से ही टेलिंग का फॉर्मेशन हो जाने के बाद ही जो आपका ये जो एचएनआरएनए होता है वो आपके न्यूक्लियोसोम से निकल करके वो साइटोसोल में आ जाता है, क्योंकि वहीं पे इसका प्रोटीन होना है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसीलिए मैंने कहा था कि आप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को पढ़िए। एंडोमेम्ब्रेन को सिस्टम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोटीन की कम से कम प्रोसेसिंग एग्जैक्टली मैकेनिज्म नहीं पता चलेगा, लेकिन ये पता तो चलेगा कि कहाँ से एक फ्रेमवर्क आपके माइंड में आ जाएगा। तो वो ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही थी, न्यूक्लियस के अंदर में। स्प्लाइसिंग तक सारी प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर में होती है। तो जो कैपिंग किस लिए होती है, कैपिंग होती है कि वो आप
आपके स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करती है, किसको, HNRNA को। और जब स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाती है तो किसमें वो चेंज हो जाता है, फिर उसके हम क्या कहते हैं, पॉलीएडाइलेशन कहते हैं या टेलिंग प्रोसेस कहते हैं, वहाँ पे टेलिंग करते हैं। और ये टेलिंग किस में हेल्प करता है, न्यूक्लियस से इस HRNA मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म से HRNA को किस में ले जाने के लिए, साइटोसॉल में, ठीक। उसके बाद स्प्लाइसिंग कर देते हैं तो जो इंट्रॉन होता है उसको रिमूव कर देते हैं और उसके बाद हेलिकेज एंजाइम से उसको जोड़ देते हैं तो हमको कंप्लीटली mRNA का फॉर्मेशन होता है। और फिर ये mRNA लिखा है मैंने, रेडी टू ट्रांसपोर्ट इन साइटोसॉल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और ये साइटोसॉल में चला जाता है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मिंग आपका स्ट्रक्चर हुआ, आपका फाइल स्ट्रक्चर ऑफ जी, ठीक है। इसमें एक पोर्शन और भी होता है। अब देखिए ये जो बन गया, जो ये mRNA बन गया, ठीक है, जो ये mRNA बन गया, यही इसको हम ये नहीं कहते हैं या DNA में प्रेजेंट वो सारे जीन्स, पूरे जीन नहीं होते, उसमें कुछ कोडिंग होते हैं, कुछ नॉन कोडिंग। जैसे इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये स्ट्रक्चर है, अब जैसे मान लीजिए जी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ये पोर्शन जो है फंक्शनल है, ये बना है, ठीक है। लेकिन ये कुछ ऐसे जो सीक्वेंसेस होते हैं इसमें, ये जो किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते, ठीक है, ये कोड करता है, ये कोडिंग जीन, तो कह सकते हो आप कोडिंग जीन, कोडिंग जीन, और ये नॉन कोडिंग, ठीक है। ये भी आप स्ट्रक्चर में आप भी देखेंगे कि जीन जो है मेनली 2 टाइप्स के हैं, ठीक है, एक कोडिंग जीन होता है और एक नॉन कोडिंग, ठीक है। ये ऐसे हैं जो जीन में प्रेजेंट होते हैं पूरे टाइम, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस सीक्वेंस इसमें। जो न्यूक्लियोटाइड के होते हैं रिपीटिंग सीक्वेंस होते हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम DNA फिंगरप्रिंटिंग में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, और ठीक है। और इनके इसीलिए कह रहे हैं कि DNA में प्रेजेंट जितने भी, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जितने भी जीन हैं या जितने भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है, वो सभी के सभी फंक्शनल नहीं होते, कुछ फंक्शनल होते हैं, कुछ नॉन। लेकिन जो नॉन फंक्शनल है, इसका ये मतलब नहीं कि उनका फंक्शन ही नहीं है कुछ, वो किसी न किसी अदर काम में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वो ये कह सकते हैं कि कोई एग्जैक्टली चीज नहीं बनाते, कुछ बनाते नहीं, जैसे प्रोटीन नहीं बनाएंगे, एंजाइम नहीं बनाएंगे, mRNA नहीं बनाएंगे, ऐसा कुछ बनाते नहीं, ठीक है, या RNA नहीं बनाएंगे, ऐसा कुछ बनाते नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो किसी बेकार है, किसी काम में उनका रोल नहीं, ठीक है। ये स्प्लाइसिंग के बाद भी, स्प्लाइसिंग प्रोसेस होने के बाद भी, ये तो हम mRNA के बारे में बताएं, लेकिन जो जीन होते हैं उनमें भी दो, ये जो बीच वाले जो होते हैं, ये सीक्वेंस जो होता है, ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते, लेकिन इनका अपना इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट हम जब DNA फिंगरप्रिंटिंग बताएंगे तो इसके बारे में डिटेल बताएंगे। और इनके पहले जो भी है प्रोमोटर है, टर्मिनेटर है, तो ये चीज क्या करेगी, ट्रांसक्रिप्शन कर लेगी, और यहाँ पे आकर के, क्योंकि आपके यहाँ पे अभी से पहले जो स्टेप तो टर्मिनेशन था, यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका प्रोमोटर है, तो इस वजह से इसको और बीच वाले को हम लोग स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, जो उसके पहले बताया, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको डिटेल से पढ़िए। धीरे धीरे हम और जब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिप्लिकेशन आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू।